पता है, इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लगता है जैसे कोई किनवंदी हो। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में उतरने वाले हैं। ज्ञान का एक ऐसा मंदिर, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपने जमाने से, आप सोचिए, सदियों आगे थी। बस जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान बौद्धिक केंद्र अचानक रातों रात इतिहास के पन्नों से गायब हो जाए, और 1-2 साल नहीं, पूरे 800 सालों के लिए। जी हाँ, यही कहानी है नालंदा की। तो चलिए आज नालंदा की इस असाधारण यात्रा को समझते हैं और देखते हैं कि क्यों इसकी कहानी आज भी इतनी जरूरी है। अच्छा, 1 मिनट के लिए उस जमाने के बारे में सोचिए, जब दुनिया में कहीं भी फॉर्मल एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट तक नहीं था। उस वक्त भारत में ज्ञान के 2 बड़े गढ़ थे, 2 जायंट्स, एक तक्षशिला और दूसरा नालंदा। अब ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं थीं, ये अपने आप में पूरी की पूरी सभ्यताएं थीं। लेकिन हाँ, दोनों का अंदाज वो काफी अलग था। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में कितना फर्क था। तक्षशिला में पढ़ाई का तरीका ज्यादा पर्सनल था, वन ऑन वन जैसा। लेकिन नालंदा, अरे नालंदा तो बिल्कुल आज की किसी टॉप क्लास रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जैसा था। सोचिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, फॉर्मल डिग्रीज और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, कहाँ से लोग नहीं आते थे पढ़ने। तो चलिए अब सीधे चलते हैं नालंदा के गोल्डन एज में। इसे 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था और उसके बाद अगले 750 सालों तक ये फलता फूलता रहा। ये भारत के इतिहास का वो दौर था जिसे स्वर्ण युग कहते हैं, और नालंदा भय उस युग का सबसे चमकता हुआ हीरा था। और यहाँ पढ़ाया क्या जाता था, मतलब करिकुलम देखकर दिमाग घूम जाता है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक बौद्ध मठ होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, ये तो ज्ञान का एक पूरा यूनिवर्स था। हाँ, बौद्ध धर्म तो था ही, महायान, वज्रयान, लेकिन उसके साथ साथ वेद, लॉजिक, मेडिसिन यानी आयुर्वेद, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ। ये दिखाता है कि उस जमाने में इंटेलेक्चुअल फ्रीडम कितनी थी, हर तरह के ज्ञान की कितनी इज्जत थी। अब जरा इसकी बिल्डिंग की बात करते हैं। 7वीं सदी में चीन से एक बहुत फेमस ट्रैवलर आए थे, शुएनटैंग। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा उसे कुछ इस तरह लिखा। वो कहते हैं कि यहाँ के टावर इतने ऊंचे थे, इतने सजे हुए थे कि लगता था जैसे पहाड़ी की चोटियां हों। और सुबह के वक्त यहाँ की ऑब्जर्वेटरीज तो जैसे धुंध में खो जाती थीं, और कमरे बादलों के भी ऊपर नजर आते थे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं क्या नजारा रहा होगा वो। और ये शान सिर्फ इमारतों में नहीं थी। अपने पीक पर नालंदा में जानते हैं कितने स्टूडेंट्स थे? 10,000, और उनको पढ़ाने के लिए 1,500 शिक्षक। और ये स्टूडेंट सिर्फ इंडिया के नहीं थे, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, यहाँ तक कि पर्शिया यानी ईरान से भी। सही मायनों में ये दुनिया की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी। अब आते हैं नालंदा के दिल पर, उसके इंटेलेक्चुअल हार्ट बीट पर, और वो थी उसकी लाइब्रेरी। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसके चर्चे दूर दूर तक थे, इतनी मशहूर कि वो खुद एक कहानी बन गई थी। इस लाइब्रेरी का एक नाम था धर्मगंज, मतलब ज्ञान का खजाना। देखिए, नाम ही सब कुछ बता देता है ना? और ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था, कई इमारतों वाला, जिसका एक ही मकसद था, ज्ञान को बचाना और उसे फैलाना। इस धर्मगंज में 3 मेन बिल्डिंग्स थीं, और नाम सुनिए, रत्न सागर मतलब रत्नों का महासागर, रत्नोदिधि मतलब रत्नों का सागर, और रत्न रंजक मतलब रत्नों से सजा हुआ। कहा जाता है कि जो रत्नोदिधि वाली बिल्डिंग थी वो 9 मंजिला थी, 9 फ्लोर्स, और उसी में सबसे कीमती, सबसे पवित्र मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे थे। सच में ज्ञान का एक महासागर ही था ये। लेकिन जैसा होता है, हर अच्छी कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है। 750 साल तक पूरी दुनिया को रोशन करने के बाद इस महान यूनिवर्सिटी के पतन का वक्त आया। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का अंत नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। ये टाइमलाइन नालंदा की पूरी कहानी बयां करती है। 427 सीई के आसपास इसकी शुरुआत हुई, 7वीं सदी में ह्यूएनसांग आए, और फिर करीब 1200 सीई में बख्तियार खिलजी के आक्रमणकारियों ने इसे तबाह कर दिया। जैसा मैंने कहा, ये एक यूनिवर्सिटी का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत। जब बाद में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खुदाई की तो जानते हैं क्या मिला? राख की एक मोटी परत।
एक बहुत बहुत भयानक आग का सबूत। एक ऐसी आग जिसने उस लेजेंडरी लाइब्रेरी को, उसकी लाखों किताबों को, पांडुलिपियों को जलाकर राख कर दिया। जरा सोचकर देखिए, सदियों की मेहनत से जमा किया गया ज्ञान बस कुछ ही दिनों में धुआं बन गया। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आइडियाज, ज्ञान, वो आग की लपटों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। नालंदा का विनाश उसकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। जो मॉन्क्स उस हमले में बच गए, वो अपने साथ अपना सबसे कीमती खजाना लेकर भागे। वो खजाना था ज्ञान। जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स वो बचा सके, उन्हें लेकर वो तिब्बत और दूसरे इलाकों में चले गए। और उन्हीं की हिम्मत से नालंदा की लेगेसी, उसकी विरासत को एक नई जिंदगी मिली। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? खुद दलाई लामा का ये कहना। वो कहते हैं कि तिब्बती बौद्ध धर्म कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे नालंदा की परंपरा से निकला है, एक प्योर लिनिएज की तरह। मतलब ज्ञान की वो नदी नालंदा से निकली, तिब्बत पहुंची और आज भी बह रही है। तो सदियों तक गुमनाम रहने के बाद 20वीं सदी में नालंदा की कहानी ने एक बहुत पॉजिटिव मोड़ लिया। इसे इतिहास की धूल से फिर से खोजा गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फीनिक्स पक्षी अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। इसे 19वीं सदी में फिर से खोजा गया और 1915 से यहाँ खुदाई का काम शुरू हुआ। और तब जाकर दुनिया के सामने इस महान यूनिवर्सिटी के खंडहर आए। सोचिए, जो जगह कभी सिर्फ एक मिट्टी का टीला थी, आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हमारे उस शानदार अतीत की एक निशानी। और पता है, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। 2014 में उसी पुराने साइट के पास एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसी महान विरासत को फिर से जिंदा करने की एक कोशिश। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक प्राचीन यूनिवर्सिटी हमारी आज की मॉडर्न वर्ल्ड को क्या सिखा सकती है। ज्ञान की ताकत के बारे में, सीखने की ललक के बारे में और अलग अलग कल्चर्स के बीच बातचीत के बारे में क्या सिखा